नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश बजट को लेकर कवर्धा में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने बजट को जनसभाओं के अनुरूप बताते हुए इसे विकास का रूप बताया है और पूर्व विधायक अशोक साहू ने कहा कि बजट किसानों, महिलाओं और शिक्षा क्षेत्र के लिए लाभकारी है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने बजट को मोहमाया वाला करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें किसानों और बेरोजगारों के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने 500 रुपए गैस सिलेंडर और 57,000 रुपए शिक्षक भर्ती जैसे वादों का जिक्र करते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। निश्चित रूप से गन्ना किसानों को अब आने वाले समय में एक मुश्त में उनका पेमेंट होना, किसानों के जो अभी धान जो बिक्री किए हैं उनको भी एक मुश्त आने वाले समय में त्योहार के पहले देने के लिए घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। आज जो छत्तीसगढ़ में बजट पेश हुआ है, लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए का पिछली बजट से ज्यादा है और इस बजट का नाम संकल्प दिया गया है। वास्तव में इस बजट के लिए मैं माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी बजट पेश करके पूरे छत्तीसगढ़ को एक विकास के लिए और विशेष करके महिलाओं के लिए जो 18 साल की उम्र के जब बच्चे हो जाएंगे उसको 1.5 लाख रुपए योजना के रानी दुर्गावती योजना अंतर्गत मिलेगा और सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। और विशेष करके हमारे कबीरधाम जिले के लिए एक नहर विस्तार का और नालंदा परिसर ऐसे सौगात मिला, जिसके लिए मैं कबीरधाम जिले वासियों की ओर से भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उद्योग बड़ी सवाल है काफी लंबे अर्से से उद्योग के क्षेत्र में कबीरधाम जिले को आज भी खाली हाथ देखते हैं। इस बजट को देखें, इस बजट में समावेशी विकास है, साथ ही निवेश को भी फायदा मिलेगा और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इस बजट में काफी कुछ आया हुआ है। तो इस छत्तीसगढ़ के हित के लिए है। आने वाले समय में वो दिखेगा, हमको निवेश वो दिखेगा। आपको दिखा रहे हैं कवर्धा से, जहां छत्तीसगढ़ बजट पर कबीरधाम में इस वक्त सियासत तेज है। लगातार तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बजट लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारों की जो लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रोजगार के भी इसमें साधन उपलब्ध नहीं है। बीजेपी ने हालांकि इसका विकास का संकल्प बजट बताया है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बजट पर इस वक्त सियासत सबसे ज्यादा गर्मा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में विधायकों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन पर मंत्रियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए। परंतु ऐसे कई कार्य आए हैं महोदय जो कि भी प्रारंभ हैं और अनावश्यक काम उनसे कराए गए हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। एक बात और जैसे हम डीएमएफ की राशि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष गांव और प्रत्यक्ष गांव की बात आती है, उसी प्रकार से प्रत्येक औद्योगिक घरानों के ग्राम पंचायत की इकाइयां एक निश्चित सर्कल तय रहता है, तो क्या उस सर्कल से बाहर जाकर काम देना भी न्यायोचित है? ऐसे बहुत सारे काम माननीय सांसद महोदय ने भी जिनकी अनुशंसा की है, चाहे वह बिर्रा हो, कर्रा हो, नेगुडी हो, बरबसपुर हो, ये 25-30 किलोमीटर दूर हैं। इन गांवों की सूची पे नाम ही नहीं है और उन सूची को यहां पे माननीय कलेक्टर महोदय जो ब्याज की राशि है उस ब्याज की राशि से बांट दिया गया है, या जितने ही इसके क्या जांच कराएंगे कैसे बांटा गया है? ये सर्वे सर्वा कलेक्टर ही महोदय तो भी समिति क्या औचित्य है? माननीय सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, CSR मंथ का एक कमेटी बना है। CSR मंथ का कोई कमेटी नहीं बना है, DMF का जरूर कमेटी बनता है। और CSR मंथ का उद्योग खुद या तो अपना दे सकता है या किसी काम को लिए कलेक्टर के 1 मिनट बताने दीजिए। हाँ। कलेक्टर के
अनुशंसा पर भी काम होता है, अलग अलग विभागीय के माध्यम से भी काम होता है। और कलेक्टर के पास जो राशि आता है उसको कलेक्टर जांच कराता है, कम कैसे गुणवत्ता विहीन हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। कई कामों को उद्योगपति अपने हिसाब से काम जो देते हैं उसको कलेक्टर जांच नहीं कराता, उसको भारत सरकार के माध्यम से उसका जांच होता है। मैंने पहले कहा CSR मद का राज्य शासन को इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। बाकी कलेक्टर को जो राशि उद्योग से मिलता है और वो आवंटित करता है, वो राशि का देखरेख पूरा कलेक्टर के नियंत्रण में होता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं कोई ग्राम पंचायत को कैसे काम दिया गया, ग्राम पंचायत को भी दे सकते हैं कलेक्टर काम, ग्राम पंचायत को भी 50 लाख तक का शहरी क्षेत्र में काम दिया ग्राम गया है। पंचायत को बनाए गए हैं शहर में, नीति में है शहर में ग्राम पंचायत एजेंसी बनेगी। माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई थी। बैठक में प्रस्ताव मंगाए गए थे, उन प्रस्तावों का एक भी काम नहीं है। और बाकी कलेक्टर, मुझे लगता है कि कलेक्टर महोदय या कि सांसद महोदय की अनुशंसा पे काम हो रहे हैं, तो भाई जनता ने हमारे ऊपर भी भरोसा किया है, यहां जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो हमारी बातें कब रखी जाएगी। और जब आपने इस बात को स्वीकार किया कि एक कार्य क्षेत्र रहता है, उतने प्रभावित गांव है, प्रभावित गांव पे ही देना है, तो उससे अधिक खट करके दूसरे गांव में देने का क्या औचित्य है। ऐसा नहीं रहता। क्षेत्र की विकास और स्थिति को देखकर काम स्वीकृति किए जाते हैं और अनुशंसा सभी के लिए जाते हैं। अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर काम स्वीकृति होता है। आपका भी माननीय विधायक जी के माध्यम से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 2,69,30,00,000 रुपया स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है और इसी तरह से काम कराए जाते हैं CSR मद से। तो कृपया करके बता देते कौन से ऐसे काम है, 2 काम जिनको मैंने अनुशंसा की है। मुझे भी खुशी होगी कि जनता को बताते बनेगा, वो बता दीजिए। आप जो अनुशंसा किए हैं, वाटर जोन स्पाट ग्राम पंचायत कुदरी में ओपन जिम, पेंटिंग, समतलीकरण, पेचिंग कार्य, CC रोड, प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन निर्माण 1,30,00,000 का एक प्रस्ताव है आपका। दूसरा कुदरी, बसंतपुर, लछनपुर, जरवे, कुशी पोर्ट, उदयबंद, मड़वा, तेंदुभाठा, पाली, सरखों, करमंदी, सिवनी, कन्हाई बंद, खोखसा, सामुदायिक भवन, CC रोड, चबूतरा, पचरी निर्माण इत्यादि का 1,69,00,000 का आपका प्रस्ताव है। तो माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रस्ताव पे सहमति बनेगी? क्योंकि मैंने जो गांव चयन किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत आने वाले प्रभावित गांव हैं। मैं उनसे बाहर नहीं जा रहा हूं, तो इसकी घोषणा यही कर देते। देखिए, घोषणा करने का मुझे अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं है तो अनुशंसा कर दीजिए। आप कलेक्टर के साथ बैठते हूं बोल रहे हैं, तो कलेक्टर के साथ बैठकर विचार विमर्श करके वो काम को करवाइए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, आपके पास जो प्रस्ताव आया है कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आया है। पर इसके पहले आपने जिस बात को स्वीकार किया है 10 करोड़ की राशि में से अधिकांश काम जो अप्रारंभ है, मैं तो चाहूंगा कि उन कामों को आप रोक दीजिए। जैसे नेशनल हाईवे 4 लेन बनना है, वहां गेट निर्माण का था, काम चालू नहीं हो पाया है, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में कर लीजिए ताकि गांव के विकास में काम आ जाएगा। और शासकीय छोड़ कोई भी प्राइवेट जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके द्वारा एक नया पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। और मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय जांजगीर में CSR मद से मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रस्ताव था, जगह भी चयन हो गया। माननीय महोदय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन 15-15 मिनट हम लोग भी लगाएं क्वेश्चन। आपकी भी बारी आएगी महोदय, कभी कार तो हमको मौका मिलता है, तो उसके लिए भी है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ शासन से भी आग्रह करूंगा कि मोदी गारंटी भी है, भविष्य में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके अभी कल माननीय मंत्री जी ने 4-5 जगह कहे थे, काम उसको भी शामिल कर लीजिए ताकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। CSR से 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, 65 एकड़ जमीन संचालित है, संरक्षित है। उसके बाद भी कृपा आपकी बने माननीय मंत्री महोदय, यही कहना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट,
माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय में अनु शर्मा जी वहीं तक के सीमित रहे। मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कहना था। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर को मैं निर्देश नहीं दे सकता और कलेक्टर साथ बैठ जाइए, तो हम लोग फिर कलेक्टर के पास ही बैठते, फिर यहां बैठने कोई उचित थोड़ी है। जब सारा काम कलेक्टर को ही करना है और आप निर्देश नहीं दे सकते, करना तो उनको ठीक है, एजुकेट वो करेंगे, लेकिन आप निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए मंत्री बने भाई? माननीय सभापति महोदय, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने घोषणा करने की बात कहा, उसको मैं घोषणा नहीं कर सकता बोला, घोषणा करने के लिए बोला, उसके लिए मैं बोला। कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में ही हाल। माननीय सभापति महोदय, मंत्री से कलेक्टर करेगा, कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में कलेक्टर ही चला रहे हैं। मतलब यह है कि कलेक्टर पे कंट्रोल नहीं है आपका। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी बनाए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी नहीं बनाया जा सकता। माननीय मंत्री जी, उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? शहर में जो एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया, अभी आपको परमिशन नहीं दिया हूं, राघवेंद्र कर। माननीय सभापति जी, इसी से मुझे परमिशन नहीं है, मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं, पॉइंटेड। आपके विभाग द्वारा ही 22/3/2022 का एक पत्र है कि जितने जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्र के हैं, कलेक्टर उनकी एक बैठक बुलाएगा। जांजगीर चांपा में कितनी बार ये बैठक बुलाई गई? और हमारे यहां 5 विधायक हमारे जिले में कांग्रेस के हैं, और आप ही के जवाब में आया है कि उनको प्राथमिकता देना है। कितने काम आज तक स्वीकृत किए हैं, ये पॉइंटेड मेरा प्रश्न है, बता दीजिए। क्योंकि अगर अप्रैल से अब खत्म होने आ गया वित्तीय वर्ष, तो कितने काम कांग्रेस के विधायकों की अनुशंसा स्वीकृत हुए और मीटिंग कितनी बार हुई है आपके विभाग के निर्देशानुसार? माननीय सभापति महोदय, कई काम उनके स्वीकृति हुए हैं, और उन्होंने पूछ रहे कांग्रेस के कितने विधायकों से, तो ये प्रश्न में नहीं है। माननीय व्यास जी ने जो प्रश्न लगाया है, उनका जो अनुशंसा है, उसको मैं विस्तृत रूप से बताया हूं। मंत्री जी, आपके जवाब में है कि सीएसआर मत के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है। हमारा सीधा आरोप है कि वहां पे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सभी जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। मैंने भी पहले नहीं दिया जा रहा है मंत्री जी, यही तो बात हम लोग नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है। आप दिया जा रहे हैं, बोल रहे हैं। माननीय सभापति दे दीजिए ना कि हम लोग दिया जाएगा प्राथमिकता। गांव के काम ला शहर में आकर थे, दूर धक्कड़ गांव के मन खाए कंपनी में डॉक्टर चरणदास महंत, माननीय सभापति जी, चरणदास महंत, प्राथमिकता दिलवाएंगे आप? विधायकों का सुनिश्चित किया जाए माननीय सभापति महोदय की कितना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, जरूरी करो भाई। भांजे एक आश्वासन तो दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने पर्याप्त समय ले लिया और मेरा प्रश्न भी बड़ा लंबा था, तो उसको मैं आधा कर देता हूं। आप समझें, आप विद्वान मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि 18 एसटीपी बने लगे हैं, और रात में संशोधन आ गया कि 21 बने हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी 26 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने ये कहा है कि 24 बने हैं। तो 21 और 24 में से कौन सा उत्तर सही है, वो बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न कर लूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधानसभा का उपलब्ध कराया है कि 12 निकायों में 21
एसटीपी संचालित हैं, उनकी क्षमता, उनका विवरण कहां पर है, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में और जो आई है वो नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो नया रायपुर में बना है जो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वो अंतर आ रहा है। विस्तृत उत्तर आपको एक एक दिया है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर एसटीपी के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत हैं, जिनकी क्षमता 402.60 एमएलडी है, जो सभी संचालित हैं। और 16 नगरीय निकाय में 33 एसटीपी के निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी क्षमता 366.50 एमएलडी की है। जो 68 यूएलबीज हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 एसटीपी के निर्माण के लिए अलग अलग स्टेज में प्रक्रिया चल रही है, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, डीपीआर आदि बनाने का। उसकी क्षमता कुल मिलाकर है 179.93 एमएलडी, यानी आज की स्थिति में 949.03 एमएलडी क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सौभाग्य से शक्ति में इन्होंने एक एसटीपी दिया है 7,49,87,000 का। जुलाई में मैंने पूछा था कि आपने कौन सी स्थिति में है, तो इन्होंने बताया निविदा प्रक्रियाधीन है। मैंने फिर दिसंबर में पूछा कि विधानसभा प्रेस के माध्यम से, तो भी उन्होंने आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछ रहा हूं कि तीसरी बार जो है ये कि मैं फिर से विधानसभा पूछा जिसमें एसटीपी की क्या स्थिति है, तो आपने तीसरी बार भी कहा कि निविदा प्रक्रियाधीन है। तीनों साल। और आपके अधिकारियों ने जो एनजीटी को रिपोर्ट भेज दिया है, वो बोलते हैं कि चालू है। तो चालू है, हाँ, तो ये प्रक्रियाधीन है कि चालू है, इतना बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि शक्ति में एक एसटीपी निर्माण 4 एमएलडी क्षमता की, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 15/3/2023 को हुई थी, 7,49,87,000 रुपए की। और निविदा, पहली निविदा आमंत्रित की गई 8/8/2023 को। फिर हमारी सरकार बनने के बाद जो उस समय काम प्रारंभ नहीं हुए थे, उन सब कामों की समीक्षा के लिए उसके आगे की कार्यवाही रोकी गई और उसके बाद फिर से जो स्वीकृति है 3/1/2000 को प्राप्त हुई, 3/1/2025 को। तो 17/1/2025 को निविदा जारी किया गया, 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50% बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई, 64.96% अधिक दर पर निविदा भरी गई। और उसी तरह से अभी चतुर्थ जब निविदा हुई तो निविदाकार ने भरा तो रेट 9.990% अधिक दर, बाद में एक पत्र लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और उन्होंने एक तरह से विड्रा कर लिया वो टेंडर। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि ये आखिर रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी के चेंज कर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
मेरे ख्याल से आप और मंगा लीजिए, क्योंकि हर बार उत्तर आपके विभाग से गलत गलत आता है। 3 विधानसभा में गलत उत्तर आए, चौथी बार आपने कुछ सच्चाई स्वीकार की। आपकी सरकार आई थी तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे सब काम को आपने निरस्त कर दिया और फाइल भी मंगा लिए और फाइल में कैंसिल भी कर दिया। फिर इधर उधर से किसी बहाने स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया 34% अब ज्यादा है, इसलिए आपको कैंसिल करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि 9% ज्यादा हो गया, कम हो भरा है, तो उसको भी आपने कम कर दिया। तो निविदा कितने दिन तक चलता है, निर्माण कितने साल में होता है, और इन सब के लिए मैं समझता हूं कि आपका जवाबदार चीफ इंजीनियर है जो यहां बैठा हुआ है। आप एनजीटी को गलत जानकारी देते हैं, जो बंद है, खराब है, निविदा चल रहा है, उसको कह देते हैं चालू हो गया, क्योंकि वहां से जब बत्ती आती है तो वो संभल नहीं पाता। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ये जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनको इस पर किस प्रकार का इनाम या सजा का प्रावधान रखने वाले हैं? माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे उसकी समीक्षा हमने की है कि उन कामों की आवश्यकता है, नहीं है, और जिन कामों की आवश्यकता हुई है उन सब कामों को स्वीकृति दी है। जैसे इस काम को भी स्वीकृति दी है, इंपॉर्टेंट काम है इसलिए इसकी स्वीकृति दी है। निविदा किया है, निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने 35% नहीं कहा, लास्ट जो तीसरी निविदा में रेट आई थी वो 64.96%। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99% पर पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है, इतने में तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है लगातार। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।